Good morning, everyone. Now we'll discuss about P factor. What is P factor? P factor is also known as asymmetric loading. Asymmetric loading means propeller के जो दो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, दो ब्लेड्स मीन्स एक होता है डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड, एक होता है अपवर्ड मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो दोनों पे अगर लोड अनइक्वल होगा, ठीक है, लोड जो होता है वो अगर अनइक्वल होगा तो हम उसे बोलते हैं असिमेट्रिक लोडिंग, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज पी फैक्टर, ठीक है। तो ये जो पी फैक्टर है वो नॉर्मली कभी अराइज होता है, इट इज अराइज जब भी तुम्हारा एयरक्राफ्ट जब भी एयरक्राफ्ट के नोज को हम लोग रेज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में ये जो पी फैक्टर है वो अराइज नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी दिस फिगर, देन यू विल कम टू नो, ठीक है। ये फिगर में देखना, इन दिस फिगर, see this figure. In this figure, first figure is load on downward moving propeller blade, means this figure, ये फिगर में हमें क्या दिखा है, इट इज अ स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, ठीक है। तो जो लोड है, लोड ऑन अपवर्ड मूविंग प्रोपेलर ब्लेड एंड लोड ऑन डाउनवर्ड मूविंग प्रोपेलर ब्लेड इज सेम, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोज अप कंडीशन है एयरक्राफ्ट का, ठीक है। तो नोज अप कंडीशन में क्या हो रहा है, लोड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, मीन्स लोड ऑन अपवर्ड मूविंग प्रोपेलर ब्लेड इज डिफरेंट एंड लोड ऑन डाउनवर्ड मूविंग प्रोपेलर ब्लेड इज डिफरेंट, ठीक है। अभी ये कैसे होता है, क्या होता है, ये देखेंगे। इसमें इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक लोडिंग, या तो पी फैक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। सी, ठीक है, व्हेन एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग इन अ लेवल एटीट्यूड, ठीक है, द थ्रस्ट डेवलप बाय द प्रोपेलर इज यूनिफॉर्म, थ्रस्ट डेवलप बाय द प्रोपेलर इज यूनिफॉर्म, मतलब दोनों ब्लेड जो रहता है वो सेम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म रहेगा बिटवीन डिसेंडिंग ब्लेड एंड असेंडिंग ब्लेड। डिसेंडिंग मीन्स जो डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है उसको हम लोग डिसेंडिंग बोलेंगे, एंड जो अपवर्ड मूविंग ब्लेड है उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग ब्लेड। तो दोनों में जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है, कभी ड्यूरिंग लेवल एटीट्यूड, ठीक है। थ्रस्ट डेवलप बाय द प्रोपेलर ड्यूरिंग लेवल एटीट्यूड विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या हो रहा है, रेजिंग द नोज ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसेस असिमेट्रिक थ्रस्ट। असिमेट्रिक थ्रस्ट कभी प्रोड्यूस होगा, जब हम लोग एयरक्राफ्ट के नोज को रेज करेंगे, ठीक है। तो जो असिमेट्रिक थ्रस्ट है वो किस में प्रोड्यूस हो रहा है, बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रोपेलर ब्लेड। दिस इज ऑफन रेफर्ड एज पी फैक्टर, ठीक है। रेजिंग द नोज ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस असिमेट्रिक थ्रस्ट बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रोपेलर ब्लेड, दिस इज नोन एज, या दिस इज रेफर्ड एज पी फैक्टर या असिमेट्रिक लोडिंग, ठीक है। व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग विथ हाई एंगल ऑफ अटैक, अभी एयरक्राफ्ट हमारा फ्लाई हो रहा है हाई एंगल ऑफ अटैक, बाइट मीन्स व्हाट, जो एयर टेकन बाय द प्रोपेलर, कितना एयर एब्जॉर्ब कर रहा है प्रोपेलर, ठीक है। द बाइट ऑफ डाउनवर्ड मूविंग प्रोपेलर ब्लेड, ठीक है। जो डाउनवर्ड मूविंग प्रोपेलर ब्लेड, तुम क्या करना है, तुम्हें एयरक्राफ्ट के रेयर में खड़ा होना है, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है उसको देखना है, वो जो डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा मास ऑफ एयर को हैंडल कर रहा है, ठीक है। So when aircraft is flying with higher angle of attack, the bite of downward moving blade is greater than bite of upward moving blade. कौन ज़्यादा बाइट ले रहा है एयर का, जो डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है वो, ठीक है। तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखना, दिस मूव्स द सेंटर ऑफ थ्रस्ट टू राइट ऑफ द प्रोपेलर डिस्क। जो सेंटर ऑफ थ्रस्ट है डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड का वो कहाँ की तरफ, मतलब कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है टूवर्ड्स दी राइट साइड, ठीक है। दिस मूव्स द सेंटर ऑफ थ्रस्ट टू द राइट ऑफ द प्रोपेलर डिस्क एरिया। जो सेंटर ऑफ थ्रस्ट है वो कहाँ पे मूव हो रहा है, राइट साइड ऑफ द प्रोपेलर डिस्क एरिया, कॉजिंग अ याइंग मूवमेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। एयरक्राफ्ट का वर्टिकल एक्सिस कंसिडर करना, ठीक है। तो जो तुम्हारा थ्रस्ट है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, प्रोपेलर के राइट डिस्क एरिया में आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ यॉ हो रहा है, समझ में आया। एयरक्राफ्ट का यॉइंग मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, टूवर्ड्स दी लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दिस असिमेट्रिक लोडिंग इज कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विच इज ग्रेटर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोपेलर ब्लेड in its plane of rotation and velocity of air
पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टली थ्रू द प्रोपेलर डिस्क। मीन्स क्या लिखा है, ये जो असिमेट्रिक लोडिंग है वो किसकी वजह से हो रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा किसी वेलोसिटीज का, तो वो क्या है, विच इज जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी देखना है यहाँ पे, एक तो है प्रोपेलर ब्लेड का, ठीक है, इन इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, प्रोपेलर का जो तुम्हारा रोटेशन है वो वेलोसिटी को कंसीडर किया है, एंड वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग, जो सामने से एयर आ रहा है, जो पासिंग कहाँ पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली थ्रू दी प्रोपेलर डिस्क। ये दो वेलोसिटी को कंसीडर किया है यहाँ पे, ठीक है। एक कौन सा, जो प्रोपेलर तुम्हारा प्लेन ऑफ रोटेशन में रोटेट हो रहा है, और एक जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है थ्रू दी प्रोपेलर डिस्क, ठीक है। when aircraft being flown at positive angle of attack, the राइट मतलब कौन सा ब्लेड कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, जब भी तुम प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के पीछे खड़े हो, व्यूड फ्रॉम द रेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट खड़े रहो और राइट ब्लेड को देखो, ठीक है। सो जो तुम्हारा राइट वाला ब्लेड है और डाउन स्विंगिंग ब्लेड मतलब जो नीचे जा रहा है ब्लेड, ठीक है, इज अ पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ अ रिजल्टेंट वेलोसिटी विच इज ग्रेटर। जो नीचे जाने वाला ब्लेड है उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, क्योंकि वो एयर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर रहेगा देन दैट अफेक्टिंग द लेफ्ट और अप स्विंगिंग ब्लेड। अगर तुम डाउन स्विंगिंग ब्लेड का वेलोसिटी कंपेयर करोगे अप स्विंगिंग ब्लेड से तो वो हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। सिंस प्रोपेलर ब्लेड इज एन एरोफॉइल, ब्लेड का शेप मतलब क्या रहता है, वो एरोफॉइल रहेगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहता है वहां पे लिफ्ट भी ज्यादा रहता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो वही लिखा है, सिंस द प्रोपेलर ब्लेड इज एन एरोफॉइल, इंक्रीज्ड वेलोसिटी कौन से ब्लेड का ज्यादा है, डाउन स्विंगिंग ब्लेड का वेलोसिटी ज्यादा है, मीन्स वहां पे लिफ्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। द डाउन स्विंगिंग ब्लेड हैज मोर लिफ्ट एंड टेंड टू पुल, मतलब अभी लिफ्ट ज्यादा रहेगा, वो क्या होगा, एयरक्राफ्ट को पुल करेगा कहाँ की तरफ, ठीक है, एंड टेंड टू पुल द एयरक्राफ्ट नोज टू द लेफ्ट, ठीक है। कंसिडर करो तुम लोग पीछे खड़े रहो एयरक्राफ्ट के, ठीक है, और जो डाउन स्विंगिंग ब्लेड है वहां पे वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा, वहां पे लिफ्ट भी ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा, एयरक्राफ्ट को लेफ्ट की तरफ यॉ करेगा, मतलब एयरक्राफ्ट के नोज को लेफ्ट की तरफ लेके जाने की उसकी टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। सी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी फैक्टर बोलते हैं। क्लियर, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, जो पी फैक्टर होता है वो तुम्हारा, अगर एयरक्राफ्ट नॉर्मल स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में पी फैक्टर या असिमेट्रिक लोडिंग नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि दोनों ब्लेड का जो थ्रस्ट होता है वो इक्वल होता है। ये प्रॉब्लम कभी अराइज होता है जब तुम्हारा एयरक्राफ्ट का नोज अपवर्ड, मतलब कौन सी कंडीशन में होता है, जब नोज अप कंडीशन होता है एयरक्राफ्ट का, तभी ये पी फैक्टर अराइज होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, असिमेट्रिक लोडिंग होता है। असिमेट्रिक लोडिंग मतलब जो दोनों ब्लेड है उसका थ्रस्ट क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल कैसे होगा, जब भी तुम ये जो नॉर्मली ये जो पी फैक्टर्स है असिमेट्रिक लोडिंग, ये पावर ऑन कंडीशन में, पावर ऑन कंडीशन मतलब एयरक्राफ्ट जो तुम्हारा नोज अप कंडीशन में है उसी टाइम पे होता है। तो उस टाइम पे कैसे होगा, यहाँ पे जो अगर तुम व्यू फ्रॉम द रेयर एयरक्राफ्ट के पीछे खड़े होके देखोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारा डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है वहां पे क्या रहेगा, वो क्या करेगा, ज्यादा वेलोसिटी में रोटेट हो रहा है, ज्यादा वेलोसिटी में अगर वो रोटेट हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो लिफ्ट भी ज्यादा होगा। एज तुम्हारा प्रोपेलर का शेप एरोफॉइल होगा तो उसमें क्या रहेगा, लिफ्ट ज्यादा रहेगा। तो जो डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से लिफ्ट ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या कौन सी डायरेक्शन में होगा, या लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, असिमेट्रिक लोडिंग। इन शॉर्ट, जो तुम्हारा ये डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली रीड करो। असिमेट्रिक लोडिंग मीन्स व्हाट, कि रेजिंग द नोज ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसेस असिमेट्रिक थ्रस्ट between ascending and descending propeller blade. This is often referred as P factor. Means जो ascending and descending blade में थ्रस्ट डिफ्रेंशिएट हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी फैक्टर बोलते हैं। अभी ये पी फैक्टर है, पी फैक्टर में क्या हो रहा है, जनरल किसकी वजह से हो रहा है समझना, थ्रस्ट अनइक्वल होने की वजह से हो रहा है। मतलब जो डाउनवर्ड मूविंग ब्लेड है उसका थ्रस्ट मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू अपवर्ड मूविंग ब्लेड, ठीक है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का टेंडेंसी क्या है, यॉ टूवर्ड्स दी लेफ्ट की तरफ यॉ हो रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये, ठीक है। पी फैक्टर कभी जनरेट होता है ये तो तुम्हें पता है, पी फैक्टर इज जनरेटेड ड्यूरिंग क्लाइंब के टाइम पे ही जनरेट होगा। और उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग नेसेसरी रडर इनपुट। रडर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के डायरेक्शन को
प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में याँ हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में याँ हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग नेसेसरी रडर इनपुट देंगे। क्लियर। नेक्स्ट ये हो गया पी फैक्टर। अभी नेक्स्ट इज स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट। व्हाट इज स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट? यहाँ पे ये फिगर में पहले देखना तुम लोग, सी दिस फिगर, ठीक है। हियर इट इज रिटर्न मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोपेलर तुम्हारा रोटेट हो रहा है। अगर तुम लोग रेयर से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोपेलर पे जो स्ट्राइक हो रहा है एयर, वो बैकवर्ड आ रहा है। बैकवर्ड आके वो क्या हो रहा है, वो पूरा एयरक्राफ्ट के अराउंड, यहाँ पे देखना, पूरे एयरक्राफ्ट के अराउंड जाके कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, टेल सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है। जब ये एयर तुम्हारा टेल सरफेस पे स्ट्राइक होगा तो एयरक्राफ्ट का टेंडेंसी क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में याँ होगा, वो फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में वो याँ होगा। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एयर स्ट्राइक होगा तो ये टिप को इस तरह इस डायरेक्शन में प्रेस करेगा और एयरक्राफ्ट का नोज इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में आएगा मतलब तुम्हारा एयरक्राफ्ट याँ कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, सो सी दिस slipstream effect. As an air acted upon the propeller, it flows aft. जो भी एयर प्रोपेलर पे एक्ट हो रहा है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। इट फ्लोज अराउंड द सर्फेस ऑफ एयरक्राफ्ट। वो फिगर को याद करो फिर से और सोचो, ठीक है। मैं ये जो पढ़ रही हूँ वो related to that figure only, okay. So it flows around the surface of the aircraft at an accelerated speed. उसका स्पीड, एयर जो है प्रोपेलर पे स्ट्राइक हो रहा है और प्रोपेलर के पीछे जाके वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा जो भी एयर रहेगा उसका, ठीक है। इट फ्लोज अराउंड द सर्फेस ऑफ एयरक्राफ्ट एट एन एक्सेलरेटेड स्पीड व्हेन कंपेयर टू एयर फ्लोइंग ओवर द सर्फेस आउटसाइड द प्रोपेलर डिस्क, ठीक है। Control surface within the path of slipstream benefit from the accelerated flow and become more effective. जो भी कंट्रोल सरफेस है within path of slipstream, उनको बेनिफिट मिल रहा है from the accelerated flow and become more effective, ठीक है। slipstream is generated by, this is main point, slipstream कभी जनरेट हो रहा है, by the propeller also has a whirling action as it flows aft. slipstream generated by the propeller, जो भी slipstream propeller की वजह से जनरेट हो रहा है उसका क्या है, ऑल्सो हैज़ अ वर्लिंग एक्शन। वर्लिंग मतलब वो क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट होके जा रहा है, ठीक है। दिस रोटेटिंग एयर मास ऑन एयरक्राफ्ट विथ प्रोपेलर इन द नोज एक्सपीरियंस अ यॉइंग एक्शन ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ द एयर अगेंस्ट द वर्टिकल फिन। ये जो रोटेटिंग मास ऑफ एयर है, ठीक है, विद द प्रोपेलर इन नोज के ऊपर जो एयर आ रहा है वो फिर से पीछे एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेट होके क्या हो रहा है, वो रोटेट होके एयरक्राफ्ट के अराउंड रोटेट होके वो कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, वर्टिकल फिन के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा, वर्टिकल फिन के ऊपर स्ट्राइक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट जो है तुम्हारा कहाँ यह होगा, एयरक्राफ्ट जो है वो तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में याँ होने की टेंडेंसी दिखाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही लिखा है फॉर राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर। अगर तुम्हारा प्रोपेलर राइट हैंड रोटेटिंग है तो एयरक्राफ्ट डेवलप्स अ याइंग मूवमेंट टू दी लेफ्ट। अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है तो जो याइंग मूवमेंट होगा वो राइट की तरफ होगा, ठीक है। बस ये वाइस वर्सा है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट डिजाइनर ऑफन कंपनसेट फॉर स्लिपस्ट्रीम इफेक्ट बाय ऑफसेटिंग द वर्टिकल फिन। वर्टिकल फिन को क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऑफसेट करना है, थोड़ा सा एंगल में सेट करना है, ठीक है। मतलब इस फिगर में देखना, ये वर्टिकल फिन जो तुम्हारा स्ट्रेट है उसको थोड़ा सा क्या करना है, ऑफसेट, मतलब ये जो स्ट्रेट है उसको थोड़ा सा एंगल में करना है, ठीक है। तो एयर डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं होगा यहाँ पे स्ट्रेट होने की वजह से एयर डायरेक्टली स्ट्राइक हो रहा है और उसकी वजह से तुम्हारा एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में याँ हो रहा है, ठीक है। तो इस वर्टिकल फिन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑफसेट बनाएंगे, ओके। दूसरा क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट इज ऑफसेटिंग द वर्टिकल फिन, ठीक है। सेकेंड, इनकॉर्पोरेटिंग अ करेक्टिव मेजर विद द रडर पेडल से हमें क्या करना है, करेक्टिव मेजर लेना है। अप्लाइंग अ स्लाइट ऑफसेट ऑफ अ थ्रस्ट लाइन बाय द applying a slight offset of a thrust line of the engine by designing the engine mount with a corrective installation angle। जो इंजन से थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, वो स्ट्रेट थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो थोड़ा सा एंगल में थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एयरक्राफ्ट याँ हो रहा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग थ्रस्ट को प्रोड्यूस करेंगे। वो थ्रस्ट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, स्लाइटली हम लोग इंजन माउंट को क्या करेंगे,
हम लोग उसका इंजन माउंट का जो पोजीशन है वो स्लाइटली क्या कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे, ठीक है। सच करेक्टिव मेजर्स में ऑल्सो सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ पी फैक्टर। समझ में आया पी फैक्टर क्या होगा? इन शॉर्ट पी फैक्टर मतलब क्या है, जो एयर प्रोपेलर के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है वो एयर क्या हो रहा है, एसेलरेटेड जो उस मतलब एयर में क्या रहेगा, वो एसेलरेशन रहेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगा। वो जो एयर स्ट्राइक होके क्या हो रहा है, प्रोपेलर के पीछे आ रहा है, वो एयरक्राफ्ट के सरफेस के ऊपर राउंड मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, राउंड कौन से डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो यार क्या लिखा है, जो एयर होगा वो स्ट्राइक करेगा प्रोपेलर को, और वो जो एयर है वो एसेलरेटेड मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और वो जो एयर है वो एयरक्राफ्ट के अराउंड रोटेट होके वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, उसके वर्टिकल फिन को स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट यॉ कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। और ये लेफ्ट डायरेक्शन में यॉ कौन से केस में हो रहा है, अगर तुम्हारा प्रोपेलर कौन सा है, अगर तुम्हारा प्रोपेलर क्या हो रहा है, राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो यॉ कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर लेफ्ट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है तो एयरक्राफ्ट कौन से डायरेक्शन में यॉ होगा, राइट डायरेक्शन में। ओके, उसको ऑफसेट करने के लिए हमें क्या करना है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना है, वर्टिकल फिन को ऑफसेट बनाना है, रडर पेडल को अप्लाई करना है, मतलब रडर पेडल से हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। एंड लास्ट वन इज इंजन के जो माउंट है उसको स्लाइटली एंगल में रखना है, ठीक है। तो ये सारे उसके करेक्टिव मेजर्स है स्लिप स्ट्रीम को हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू रोटेटिंग मास। रोटेटिंग मास को एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द प्रोपेलर रिवॉल्व्स इन अ वन डायरेक्शन। एक प्रोपेलर तुम्हारा अगर सपोज क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो टॉर्क वर्क्स टू रोटेट द एरोप्लेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रोपेलर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो एयरप्लेन को क्या करेगा, पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट स्टेट्स एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये क्या स्टेट कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रोपेलर कुछ एक्शन हो रहा है, एक्शन मीन्स वो रोटेट हो रहा है कुछ एक डायरेक्शन में, तो वो एयरक्राफ्ट को क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उसका रिएक्शन क्या होगा, एयरक्राफ्ट तुम्हारा पूरा ऑपोजिट, जो तुम्हारा एयरप्लेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। ऑन राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर टॉर्क वर्क्स टू ड्रॉप द लेफ्ट विंग। अभी इमेजिन करो, ठीक है, तुम्हारा राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है, ठीक है, राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है, तो उसमें टॉर्क कैसे वर्क करेगा, वो क्या करेगा, एयरक्राफ्ट के लेफ्ट विंग को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मतलब सपोज तुम्हारा राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है, राइट हैंड मतलब तुम्हारा प्रोपेलर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो एयरप्लेन का टेंडेंसी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का। तो जब ये एयरप्लेन तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका लेफ्ट वाला विंग जो रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। सो द ग्रेटर द आरपीएम और पावर ग्रेटर द टॉर्क इफेक्ट। जितना जोर से तुम्हारा प्रोपेलर रोटेट हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा आरपीएम से तुम्हारा या जितना ज़्यादा पावर से तुम्हारा प्रोपेलर रोटेट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, टॉर्क इफेक्ट रहेगा, ठीक है। सो पायलट एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ टॉर्क, पी फैक्टर एंड स्लिपस्ट्रीम इफेक्ट व्हेन दे परफॉर्म पावर ऑन स्टॉल्स। पावर ऑन स्टॉल्स मीन्स ये जो पी फैक्टर रहता है या टॉर्क रहेगा या स्लिपस्ट्रीम इफेक्ट होता है, ये नॉर्मली कभी होता है जब भी तुम्हारा एयरक्राफ्ट पुल अप मतलब नोज अप कंडीशन में रहेगा इन एन अटेम्प्ट टू क्लाइम टू रैपिडली। मतलब एन एयरप्लेन स्टॉल विद द पावर ऑन यूजुअली अकरिंग इन पुल अप और इन एन अटेम्प्ट टू क्लाइम टू रैपिडली। मतलब जब भी तुम्हारा एयरक्राफ्ट क्लाइम करता है नॉर्मली टू रैपिडली या नोज अप कंडीशन रहता है, तभी ये सारी कंडीशंस अराइज होती है। कौन सी कंडीशंस, जैसे तुम्हारा टॉर्क है, पी फैक्टर है या स्लिपस्ट्रीम इफेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इफ थ्रोटल इज रिड्यूस टू आइडल, थ्रोटल हमें क्या करना है, आइडल में रिड्यूस करना है, पावर सेटिंग को कम करना है ड्यूरिंग दी स्टॉल इफेक्ट ऑफ अ टॉर्क, पी फैक्टर एंड स्लिपस्ट्रीम एक्शन आर जनरली रिड्यूस। तुम्हें क्या करना है, थ्रोटल को आइडल में लेके आना है ताकि सडनली हम लोग क्लाइम ना कर पाए, ठीक है। पावर सेटिंग को कम करना है, ये सारे कंडीशंस को कम करने के लिए, ठीक है। लास्ट वन इज, तो अभी समझ में इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो सारे कंडीशंस है अभी तक हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट इज पी फैक्टर, दूसरा हमने देखा स्लिपस्ट्रीम इफेक्ट, तीसरा हमने देखा टॉर्क। ये तीनों कंडीशंस जो है वो नॉर्मली पावर ऑन
ये तीनों कंडीशन है नॉर्मली पावर एंड स्टॉल। पावर एंड स्टॉल मीन्स व्हाट, जो तुम्हारा सडनली क्लाइंब करते हैं या नोज अप कंडीशन है उसमें होता है। तभी हमें क्या करना है, जो तुम्हारा थ्रोटल है उसको आइडल करना है, पावर सेटिंग को कम करना है, ताकि हम लोग ये सारे इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, लास्ट वन इज वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। वाइब्रेशन को तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है। सो वाइब्रेशन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग ऑपरेशन द प्रोपेलर इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। जब भी तुम्हारा प्रोपेलर रोटेट हो रहा है तभी वहाँ पे वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द मैकेनिकल एंड एरोडायनामिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रोपेलर जनरेट वाइब्रेशन। मैकेनिकल फोर्सेस जो भी एक्ट हो रहे हैं या एरोडायनामिक फोर्सेस मीन्स कौन से, जैसे तुम्हारा थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स है, टॉर्क बेंडिंग फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये जो सारे हैं वो क्या है, एरोडायनामिक फोर्सेस है। वो नॉर्मली क्या जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होगा, हार्मफुल होगा व्हेन दे रिजल्ट इन एक्सट्रीम ब्लेड फ्लेक्सिंग, ठीक है। सच वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशंस है वो हार्मफुल कभी होंगे जब भी वो ब्लेड को फ्लेक्स करेंगे, मतलब स्लाइटली बेंड करेंगे, ठीक है। हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिंग मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर बेंड होने लगा प्रोपेलर तो वो क्या करेगा, विल वर्क हार्डन दी मेटालिक ब्लेड को वर्क हार्डन करेगा एंड मे कॉज सेक्शन ऑफ द ब्लेड टू ब्रेक ऑफ। इतना फ्लेक्स करेगा ब्लेड को कि वो ब्लेड क्या हो सकता है तुम्हारा, ब्रेक ऑफ, मतलब टूट सकता है, ठीक है। द एरिया नियर द प्रोपेलर टिप इज़ ग्रेटर कंसर्न। एरिया नियर द टिप इज़ ग्रेटर कंसर्न क्यों लिखा है, क्योंकि जो टिप एरिया रहता है वो नॉर्मली क्या रहता है तुम्हारा, उसका वहाँ पे वो थिन रहता है। जो प्रोपेलर ब्लेड रहता है वो टिप पे क्या रहेगा, थिन रहेगा एज कम्पेयर टू रूट। तो जो एरिया नियर द प्रोपेलर टिप इज़ ग्रेटर कंसर्न as the thickness of metal in combination with higher airspeed encountered during high RPM operation make this portion of the propeller blade to more vulnerable। ये जो टिप एरिया है वो ज़्यादा vulnerable रहेगा, ठीक है, बिकॉज जो टिप रहता है वो क्या रहेगा, उसका क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो थिकनेस रहता है टिप का वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोपेलर मस्ट डिजाइन अ प्रोपेलर टू विथस्टैंड ऑपरेशनल वाइब्रेशन फॉर द पर्टिकुलर इंजन, एयरफ्रेम और प्रोपेलर इंस्टॉलेशन। जो मैन्युफैक्चरर रहेगा प्रोपेलर का, उसको कैसे डिज़ाइन करना है प्रोपेलर को, ताकि वो विथस्टैंड हो सके। विथस्टैंड कभी होना चाहिए उसको, विथस्टैंड दी ऑपरेशनल वाइब्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर इंजन, एयरफ्रेम और प्रोपेलर इंस्टॉलेशन, ठीक है। सम एयरक्राफ्ट हैव रेड आर्क ऑन टैकोमीटर टू इंडिकेट दी ऑपरेशनल आरपीएम्स दैट आर हार्मफुल, ठीक है। एयरक्राफ्ट में नॉर्मली टैकोमीटर मतलब स्पीड इंडिकेटर है, जो हमें क्या बताएगा, ऑपरेशनल आरपीएम बताएगा, इंडिकेट्स दी ऑपरेशनल आरपीएम्स। कौन से ऑपरेशनल आरपीएम हार्मफुल है वो हमें इंडिकेटर से पता चलेगा, ठीक है। तो कौन से आरपीएम हार्मफुल्स रहते हैं नॉर्मली, जो रेड आर्क में अगर तुम्हारा पॉइंटर है तो वो जो आरपीएम्स रहता है वो नॉर्मली हार्मफुल रहता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि सम एयरक्राफ्ट हैव रेड आर्क ऑन द टैकोमीटर टू इंडिकेट, ठीक है, टू इंडिकेट दी ऑपरेशनल आरपीएम्स दैट आर हार्मफुल, ठीक है। पायलट्स आर अलाउड टू एक्सेलरेट और डीएसेलरेट दी थ्रू and beyond the red arc or critical RPM range but must avoid to continuous operation within the range of red arc। पायलट देखो रेड आर्क में क्या कर सकता है, वो एक्सेलरेट या डिसएसेलरेट हो सकता है, मीन्स पॉइंटर तुम्हारा थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब आके जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली वो रेड आर्क में तुम्हारा जो टैकोमीटर का पॉइंटर है वो रेड आर्क में कंटिन्यूसली नहीं होना चाहिए। वो एक्सेलरेट या डिसएसेलरेट हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस ऑपरेशन वहाँ पे उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेटल प्रोपेलर ब्लेड में पजेस अ मल्टीपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज यूजुअली टू दैट रिजल्ट इन कंसिडरेबल फ्लेक्सिंग ऑफ द ब्लेड। अभी ये समझ में आया, एक तो ऑपरेशनल कुछ रेंज होता है, वहाँ पे ही तुम्हारा एयरक्राफ्ट ऑपरेट, मतलब वहाँ पे वो स्पीड जो होता है वो उसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रेड आर्क में तो पॉइंटर तुम्हारा कॉन्स्टेंटली उस रेड आर्क में नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सेलरेट डीएसेलरेट हो सकता है लेकिन कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मेटल प्रोपेलर ब्लेड पजेस अ मल्टीपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूजुअली टू दैट रिजल्ट इन अ कंसिडरेबल फ्लेक्सिंग ऑफ द ब्लेड। मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज रहता है जहाँ पे उसका क्या रहता है, जो फ्लेक्सिंग है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हिंज पॉइंट
एक पॉइंट रहता है ना प्रोपेलर ब्लेड का, जो उसको हम लोग जो पॉइंट रहता है वहाँ पे फ्लेक्सिंग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, फ्लेक्सिंग मतलब बेंडिंग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड पॉइंट या नोडल पॉइंट। मतलब फ्लेक्सिंग जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है उस पॉइंट को हम लोग नोड या नोडल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इफ द ब्लेड रिसीव्स फिजिकल डैमेज in this exact location or a repair is improperly performed at a node point, there is likelihood that blade fail at that location over the courses of operation। मतलब ज़्यादा ऑपरेट होने की वजह से फिर क्या हो सकता है, उस पॉइंट पे ब्लेड क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। समझ में आया ये, ठीक है। तो वो नोड पॉइंट मतलब जहाँ पे फ्लेक्सिंग कॉन्सेंट्रेट होता है उसको हमें क्या करना है, प्रॉपरली ऑपरेशंस या उसमें क्या करना है हमें, अगर वहाँ पे अगर फिजिकल डैमेज होता है अगर वो लोकेशन पे, ठीक है, और रिपेयर डैमेज होने के बाद अगर हमने इम्प्रॉपरली रिपेयर किया उस पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लेड फेल हो सकता है ओवर अ कोर्सेस ऑफ ऑपरेशन। मतलब ज़्यादा ऑपरेट होने की वजह से वहाँ पे ब्लेड क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हमें ठीक से देखना है, ठीक है। बिटवीन द मैकेनिकल इम्पल्सेस अप्लाइड टू द प्रोपेलर एंड एरोडायनामिक फोर्सेस एब्सॉर्ब बाय द प्रोपेलर, मेटल प्रोपेलर ब्लेड यूजुअली एल्यूमिनियम मस्ट बी डिजाइन टू विथस्टैंड नेचुरल वाइब्रेशन जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे वही लिखा है कि जो भी इम्पल्सेस आता है मैकेनिकल जो प्रोपेलर ब्लेड के ऊपर अप्लाई हो रहा है या एरोडायनामिक फोर्सेस जो भी आ रहा है ना प्रोपेलर के ऊपर, तो हमें क्या करना है, ब्लेड को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है ताकि वो फोर्सेस को वो क्या कर सके, प्रोपेलर ब्लेड एब्जॉर्ब कर सके। वही लिखा है, बिटवीन मैकेनिकल इम्पल्सेस अप्लाई टू द प्रोपेलर ब्लेड एंड एरोडायनामिक फोर्सेस एब्जॉर्ब बाय द प्रोपेलर, मेटल प्रोपेलर ब्लेड यूजुअली एल्यूमिनियम जो भी रहता है मस्ट डिजाइन, उसको ऐसे डिजाइन करना है ताकि वो विथस्टैंड हो सके नेचुरल वाइब्रेशन जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये टैकोमीटर का डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे रेड यहाँ पे भी है, रेड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन एंड डिसएक्सेलरेशन का रेंज, ये पॉइंटर है वो हमेशा यहाँ पे ग्रीन में ऑपरेट होना चाहिए, वो रेड में नहीं जाना चाहिए, ओके। अगर जा भी रहा है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे नहीं होना चाहिए या यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, वो मतलब जाके वापस यहीं पे आना चाहिए, ओके।